हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था आवश्यकताएं हमारी क्या होती हैं और आवश्यकताओं को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे आवश्यकताओं का वर्गीकरण। अर्थात आवश्यकताएं हमने पढ़ा कि कई बार हमने पढ़ा कि हमारी आवश्यकताएं हैं, हमने आवश्यकताओं की सूची बनाई, उसके बाद हमने आवश्यकताओं की प्राथमिकताओं की सूची बनाई। तो मानवीय आवश्यकताएं जो होती हैं वो इच्छाओं जितनी असीमित तो नहीं होती, लेकिन फिर भी जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम अपनी आवश्यकताओं को भी बढ़ाते जाते हैं। अर्थात कहा जाए तो मानवीय आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा होती हैं, असीमित होती हैं, और इन पर बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव भी पड़ता है। जैसे हमने अभी कहा कि अपनी प्रतिष्ठा के हिसाब से सामाजिक चीज़ें प्रभावित करती हैं, विज्ञापन प्रभावित करते हैं, फैशन प्रभावित करते हैं। तो आवश्यकताएं बहुत होती हैं, और लेकिन जीवन में सारी आवश्यकताएं जो हैं वो एक जैसी नहीं होती। आवश्यकताओं की प्रबलता, उनकी तीव्रता, उनकी पूर्ति होना या ना होना, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो इस हिसाब से हम आवश्यकताओं को तीन वर्गों में विभक्त करते हैं। सबसे पहले है हमारी अनिवार्य आवश्यकताएं, उसके बाद है आरामदायक आवश्यकताएं, और तीसरा है विलासात्मक आवश्यकताएं अर्थात नेसेसरीज जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। आरामदायक आवश्यकताओं को हम कहेंगे कंफर्ट्स, और जो विलासात्मक आवश्यकताएं हैं उसको हम कहते हैं लग्जरी। तो इसमें वैसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हम मानेंगे वो अनिवार्य आवश्यकताएं सबसे पहले पूरी करनी चाहिए, उसके बाद आरामदायक, और उस सबसे लास्ट में जो हम करते हैं वो हम करते हैं विलासात्मक आवश्यकताएं अर्थात हमारी लग्जरी। तो यहाँ पर है मानवीय आवश्यकताओं को 3 भागों में हमने बांटा, अनिवार्य, आरामदायक और विलासात्मक। तो अनिवार्य आवश्यकताओं को हम फर्दर आगे 3 भागों में फिर से बांटते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले हैं जीवन रक्षक आवश्यकताएं। यहाँ पर पहले हम वैसे अनिवार्य आवश्यकता के बारे में पढ़ लेते हैं। अनिवार्य आवश्यकता में क्या होता है, आवश्यकताओं से होने वाली संतुष्टि जो है वो धन के व्यय से अधिक होती है। अर्थात अनिवार्य आवश्यकता जो है उसमें आवश्यकताओं से जो आवश्यकता पूर्ति से जो संतुष्टि होती है वो व्यय से अधिक होती है। अर्थात जितना हमने व्यय किया उससे अधिक हमें संतुष्टि मिलती है। आरामदायक आवश्यकताएं जो होती हैं उसमें आवश्यकता पूर्ति से होने वाली जो संतुष्टि है वो धन के व्यय के तो बराबर होती है या फिर कुछ अधिक होती है, लेकिन आरामदायक आवश्यकताओं में भी धन के व्यय से जो हमारी संतुष्टि है वो किसी भी हाल में कम नहीं होती है। किंतु जो विलासात्मक आवश्यकताएं हैं उसमें आवश्यकता पूर्ति से होने वाली जो संतुष्टि है वो धन के व्यय से हमेशा कम होती है, इसीलिए हम इसको सबसे निम्न श्रेणी में रखते हैं। अर्थात इसको हम अधिक प्राथमिकता नहीं देते। तो अनिवार्य आवश्यकताओं को आगे 3 भागों में हम बांटते हैं, जीवन रक्षक आवश्यकताएं, जीवन रक्षक अनिवार्य आवश्यकताएं, कार्यक्षमता रक्षक अनिवार्य आवश्यकताएं और प्रतिष्ठा रक्षक अनिवार्य आवश्यकताएं। तो जीवन रक्षक अनिवार्य आवश्यकताओं में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इनमें उन आवश्यकताओं को हम ध्यान में रखते हैं जिनके बिना हमारा जीवन ही संभव नहीं है। इनसे हमारे जीवन की रक्षा होती है। सबसे पहले व्यक्ति का हमारा आवश्यकता होती है ज़िंदा रहना, क्योंकि अगर जीवित रहेंगे तो ही आगे कोई आवश्यकता है। तो यहाँ पर जीवन रक्षक आवश्यकताओं में वो आवश्यकताएं आती हैं जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, जिनको हम मूलभूत आवश्यकताएं बोलती हैं, उनको ही इन आवश्यकताओं में शामिल किया जाता है। इसके बाद है कार्यक्षमता रक्षक अनिवार्य आवश्यकताएं। इस वर्ग में हम उन आवश्यकताओं को ध्यान देते हैं जिनकी पूर्ति से व्यक्ति की उचित कार्यक्षमता बनी रहती है। अर्थात जीवित रहने के बाद हमें कार्य भी करना होता है। अगर हम लेटे हुए जीवित हैं, अगर कई बार व्यक्ति रोगी हो जाते हैं, वो लेटे रहते हैं, उनको भोजन की कम आवश्यकता होती है। किंतु हम यहाँ पर बात करेंगे कि कार्यक्षमता रक्षक, अगर हमें कार्य करना है, केवल भूख मिटाने से हम जीवित रह सकते हैं, किंतु उससे क्या होता है, हमें पोषण नहीं मिल पाता और हमारे शरीर में उतनी ऊर्जा नहीं हो पाती कि हम कार्य कर सकें। तो कार्यक्षमता रक्षक अनिवार्य आवश्यकताओं में वो चीज़ें आती हैं जिनसे हमारी कार्य करने की जो क्षमता है वो बनी रहती है, जैसे हवादार साफ़ सुथरा कमरा, प्रकाश वाला आवास, हमारा संतुलित और पौष्टिक भोजन, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे कार्यक्षमता रक्षक अनिवार्य आवश्यकताओं में आती हैं। तीसरी इसमें आवश्यकता है प्रतिष्ठा रक्षक अनिवार्य आवश्यकता। अर्थात पहले हमारा जीवन रक्षक पूरी हुई, उसके बाद हमने कार्यक्षमता भी बनाई, उसके बाद आती है प्रतिष्ठा रक्षक। अर्थात क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, तो समाज में वो अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहता है। तो प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए भी कुछ आवश्यकताएं हैं जिनका पूरा करना ज़रूरी होता है। यहाँ पर विलासात्मक नहीं होंगी,
इसमें आएगा घर आए जो मेहमान हैं उनका उचित आतिथ्य करना, अर्थात जो घर में मेहमान आते हैं उनको ठीक से उनको अतिथि सत्कार करना, ये हमारी प्रतिष्ठा रक्षक अनिवार्य आवश्यकताओं में आता है। साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, बाहर अगर हम कहीं जाते हैं तो हमारे कपड़े साफ़ सुथरे हों, गंदे ना हों। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी आवश्यकताएं हमारी प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकताओं में आती हैं। आरामदायक आवश्यकताओं की कोई आगे कोई वर्गीकरण नहीं है। आरामदायक आवश्यकताएं सिर्फ वही होती हैं अगर हम कहें, जैसे घरेलू कार्य, अगर हम अगर हमारे पास पर्याप्त धन है तो हम समय और श्रम की बचत करने के लिए घरेलू उपकरण खरीद सकते हैं। अगर हमारी भोजन की अगर हमारी अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं तो हम वॉशिंग मशीन खरीद सकते हैं, फ्रिज खरीद सकते हैं, वैक्यूम क्लीनर खरीद सकते हैं, जिससे कि हमारे श्रम की और समय की बचत हो। अर्थात आरामदायक आवश्यकताएं जो हैं वो श्रम की बचत करने के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था को, गृह व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम उनकी पूर्ति करते हैं। इसके बाद हमारी है विलासात्मक आवश्यकताएं। तो जो विलासात्मक आवश्यकताएं होती हैं, इनका हमने पहले ही पढ़ा कि वो आवश्यकताएं जिनकी संतुष्टि पर जिन पर हम जो व्यय करते हैं उनसे संतुष्टि हमें हमेशा कम ही प्राप्त होती है। व्यय अधिक होता है और संतुष्टि कम प्राप्त होती है। किंतु फिर भी हम इन्हें आगे फर्दर 3 चीज़ों में डिवाइड करते हैं: हानिकारक विलासात्मक आवश्यकताएं, हानि रहित विलासात्मक आवश्यकताएं और सुरक्षा संबंधी विलासात्मक आवश्यकताएं। तो यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे हानि रहित विलासात्मक आवश्यकताएं। इस वर्ग में हम उन आवश्यकताओं को सम्मिलित करते हैं कि जिनको पूरा करने के लिए हम व्यय भले ही अधिक कर रहे हैं, लेकिन इनसे कोई भी शारीरिक, नैतिक और चारित्रिक हानि नहीं होती। जैसे कि अधिक महंगी कार खरीदना, बड़े घर में रहना, महंगे कपड़े पहनना। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि ना तो हमारी कोई शारीरिक हानि होती है, ना ही हमारी कोई नैतिक हानि होती है। तो हानि रहित विलासात्मक आवश्यकताएं वो हैं जिनकी अगर हमारे पास धन अधिक है, अगर हमारे पास धन पर्याप्त मात्रा में है, बचत करने के बाद भी हमारे पास धन है, अगर हम चाहें तो हम इनकी पूर्ति कर सकते हैं, किंतु इनसे हमें कोई भी नुकसान नहीं होता है, वो सिर्फ हमारे शौक़ पूरे होते हैं। इसके बाद है हानिकारक विलासात्मक आवश्यकताएं। हानिकारक विलासात्मक आवश्यकताएं वो होती हैं कि जिनकी पूर्ति से हमारा शारीरिक या नैतिक पतन होना संभव होता है। जैसे बहुत ज़्यादा शराब पीना, बाहर बिना वजह घूमना, रोड पर शराब पीकर गाड़ी चलाना, या फिर कुछ धूम्रपान करना। तो ये सारी जो आवश्यकताएं हैं ये हमारी विलासात्मक आवश्यकता तो है ही, साथ में ये हानिकारक भी हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य को भी, हमारे नैतिक पतन की तरफ हमें ले जाती है। तो जिनसे हमें विलासात्मक आवश्यकताएं जिन पर हम व्यय भी करें, संतुष्टि भी कम हो और साथ साथ हमारी हानि भी हो, तो ऐसी आवश्यकताओं को हम हानिकारक विलासात्मक आवश्यकताओं के अंतर्गत रखते हैं, जिनको हमें हमेशा ही इग्नोर करना चाहिए, जिन पर हमें कभी भी कोई व्यय नहीं करना चाहिए। हमें इनसे जितना हो सके दूर रहना चाहिए। इसके बाद है सुरक्षा संबंधी विलासात्मक आवश्यकताएं। कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिनकी पूर्ति जैसे भविष्य की सुरक्षा के लिए या फिर वर्तमान में सुरक्षा के लिए ज़रूरी होती है। जैसे कि लोग बचत करने के लिए, संग्रह करने का एक तरीका ढूंढते हैं, गहने खरीद के रख लेते हैं जो संकट काल में काम भी आ सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें ये वो होती हैं जो हमारी सुरक्षा संबंधी होती है। जैसे जीवन बीमा कराना, जो हमारी सुरक्षा पर भी निर्भर करता है, और किंतु ये अनिवार्य आरामदायक आवश्यकताओं के अंतर्गत नहीं आता। जब वो दोनों पूरी हो जाती हैं तभी हम इनको कर सकते हैं या इनको ध्यान में रख सकते हैं। इसको हम सुरक्षा संबंधी विलासात्मक आवश्यकताएं कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये सब हमने पढ़ लिए ये क्या है। तो आरामदायक और विलासात्मक आवश्यकताओं में एक्चुअली अंतर क्या होता है, ये कई बार परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है कि किसी व्यक्ति के लिए एक आवश्यकता आरामदायक हो सकती है और वहीं वो दूसरे व्यक्ति के लिए जो है वो विलासात्मक आवश्यकता भी हो सकती है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो मध्यम वर्गीय परिवार है, अगर वो महंगी कार में घूमना चाहें तो वो उसके लिए विलासात्मक आवश्यकता आएगी। लेकिन अगर कोई मध्यम परिवार नॉर्मल कार ख़रीदना चाहे क्योंकि उसे ज़रूरत है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आने जाने में उसको उतना ही खर्चा भी होता है, समय भी अधिक लगता है, तो वो उसके लिए आरामदायक आवश्यकता है। किंतु अगर वो महंगी कार ख़रीदना चाहता है तो वो वहाँ उसके लिए वो विलासात्मक आवश्यकता होगी। किंतु अगर कोई उच्च वर्गीय परिवार महंगी कार ख़रीदता है तो उसके लिए वो आरामदायक आवश्यकता मानी जाती है, विलासात्मक आवश्यकता उसके लिए नहीं मानी जाती। तो कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जो कभी आरामदायक आवश्यकता भी हो सकती हैं और विलासात्मक आवश्यकता भी हो सकती हैं, किंतु इसमें वही आएंगी जो हानि रहित हों। इसके बाद है
परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं। तो परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हमारी आवश्यकता है पर्याप्त एवं संतुलित भोजन। अर्थात हमने अभी पढ़ा कि कार्य क्षमता रक्षक अनिवार्य आवश्यकता में आता है पर्याप्त और संतुलित भोजन। तो परिवार के सभी सदस्यों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए ज़रूरी है कि सभी सदस्यों को पर्याप्त और संतुलित भोजन उपलब्ध कराया जाए। अच्छा, संतुलित भोजन क्या होता है? संतुलित भोजन हम उस भोजन को कहते हैं जिसमें हमारी आहार संबंधी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। अर्थात संतुलित भोजन वह भोजन होता है जिसमें सभी पोषक तत्व जो हैं वो उचित मात्रा में, एक निश्चित मात्रा में विद्यमान हो। तो परिवार के लेकिन यहाँ पर हम परिवार के सदस्यों की आवश्यकता के अनुसार संतुलित भोजन की बात करेंगे कि बच्चों के लिए जैसे दूध पौष्टिक आहार है, और जो वृद्ध हैं वो सादा और शीघ्र पचने वाला आहार उनके लिए ज़रूरी होता है, वो बहुत भारी खाना नहीं पचा सकते। तो इस प्रकार जो व्यक्ति बाहर जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, उनके लिए अलग तरह का एक आहार होता है जो उनको लंच टाइम में चाहिए, एक उपलब्ध हो। रात को वो घर पे खाना खाते हैं, दोपहर को लंच लेके जाते हैं। तो अर्थात निर्भर करता है कि परिवार में सदस्य कहाँ कहाँ जाते हैं, कैसे कैसा उनका रूटीन है। किंतु यहाँ पर सबसे पहली आवश्यकता हमारी है कि समुचित, पर्याप्त और संतुलित भोजन उनको उपलब्ध कराया जाए। दूसरा है समुचित वस्त्र। दूसरी आवश्यकता जो है आहार के उपरांत वो आती है वस्त्रों की। सभी सदस्यों को उनके आवश्यकता अनुसार वस्त्र उपलब्ध होने चाहिए। जैसे जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनके लिए यूनिफॉर्म होती है, और मौसम के अनुसार सर्दियों के कपड़े अलग होते हैं, गर्मियों में कपड़े अलग होते हैं। सर्दियों के लिए स्वेटर वगैरह खरीदते हैं। और इसमें वस्त्रों में हम कह सकते हैं कि फ़ैशन और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए हम कई बार अलग और महंगे वस्त्र भी खरीदते हैं। तो हमें अपनी आय को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें किस तरह के वस्त्र खरीदने हैं। अर्थात इस आवश्यकता में हम कटौती भी कर सकते हैं। इसमें खर्च करने वाला जो धन है, जो व्यय करने वाला पैसा है, उसकी मात्रा कम या अधिक भी हो सकती है, किंतु ये भी हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में ही आता है, क्योंकि सभी को वस्त्र की आवश्यकता तो ज़रूर होती है। इसके बाद तीसरा हम पढ़ते हैं समुचित आवास व्यवस्था। अर्थात सभी को रहने के लिए घर चाहिए होता है। कोई किराए के घर में रहे या फिर अपना मकान बनाए। घर में सभी तरह की व्यवस्था अगर हो, हवादार हो, प्रकाश युक्त हो, साफ़ सुथरा हो, और हर मौसम से हमें संरक्षण प्रदान कर सकें। छोटे परिवार जो होते हैं उनका काम छोटे घर में चल जाता है, उनको छोटे आवास की आवश्यकता होती है। संयुक्त परिवार जो होती हैं उनको बड़े घर की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें व्यक्ति अधिक होते हैं। संयुक्त परिवार में सब व्यक्ति जो हैं वो अधिक होते हैं। जैसे छोटे बच्चे, उनके लिए स्टडी रूम होना ज़रूरी है, जिसके लिए वो पढ़ाई अच्छे से कर सकें। तो तीसरी आवश्यकता जो है वो है समुचित आवास व्यवस्था। इसके बाद तीसरी व्यवस्था है शिक्षा व्यवस्था। रोटी, कपड़ा, मकान तो हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमारी जो चौथी आवश्यकता आती है वो होती है शिक्षित होने की। अर्थात परिवार में जो बच्चे हैं, अर्थात बड़े तो अब नहीं पढ़ रहे हैं, बड़ों ने तो अपनी शिक्षा ग्रहण कर ली है, तो जितने भी बच्चे हैं हम कोशिश ये करते हैं कि सभी को उचित शिक्षा प्रदान कर सकें। अर्थात जितनी हमसे हो सकती है, जितनी अच्छी शिक्षा हम उसको प्रदान कर पाएँ वो कर सकें, क्योंकि शिक्षा जो होती है व्यक्ति को एक साधारण प्राणी से एक मनुष्य बनाती है। अर्थात शिक्षा से व्यक्ति बहुत कुछ सीखते हैं। शिक्षा से बच्चों का नैतिक विकास होता है, शारीरिक विकास तो खैर घर पे होता है। बच्चों का मानसिक, बौद्धिक विकास और उनका नैतिक विकास जो होता है वो शिक्षा से ही होता है। तो शिक्षा को भी हमारे परिवार में विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। तो शिक्षा भी हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में ही आती है। इसके बाद है चिकित्सा सुविधा। स्वास्थ्य रक्षा और चिकित्सा सुविधा कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की थी कि अगर सभी को पर्याप्त और संतुलित आहार मिलेगा तो वैसे व्यक्ति ऐसे में रोगग्रस्त कम होते हैं, उनके स्वास्थ्य जो है उनका अच्छा ही रहता है। तो स्वास्थ्य रक्षा तो सही है, और यहाँ पर बात करते हैं चिकित्सा सुविधा। फिर भी अगर व्यक्ति बीमार हो जाए, क्योंकि समय का कुछ नहीं पता चलता, अगर व्यक्ति बीमार है तो उसके लिए चिकित्सा सुविधा भी हमारे लिए एक मूलभूत आवश्यकता ही होती है, क्योंकि व्यक्ति की जीवन रक्षा में ही चिकित्सा सुविधा भी आ सकती है। क्योंकि व्यक्ति अगर बीमार होगा और हम उसकी चिकित्सा नहीं कराएंगे तो वो मृत्यु भी हो सकती है उसकी, और उसका रोग गंभीर भी हो सकता है। तो इसके बाद है हमारी मनोरंजन की आवश्यकता। इन सब आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद हमारी मनोरंजन की आवश्यकता होती है। वैसे मनोरंजन का भी परिवार की आवश्यकता में एक महत्वपूर्ण स्थान है। मनोरंजन के लिए ज़रूरी नहीं है बाहर जाकर ही खर्च किया जाए। अगर परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर खेल कूद करें, या कहीं भ्रमण करने चले जाएं, या कुछ गेम खेल लें, तो उससे भी क्या होता है कि मनोरंजन हो जाता है। इससे क्या होता है कि व्यक्ति को परिवार में ऐसा नहीं लगता कि हम बोर हो रहे हैं, या फिर किंतु मनोरंजन पर बहुत अधिक धन व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनोरंजन एक ऐसी आवश्यकता है जिसको हम शायद बिना धन व्यय किए भी
पूरा कर सकते हैं। बस अगर परिवार के सदस्यों में समन्वय है तो वो आराम से पूरा हो सकता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि मनोरंजन की आवश्यकता के लिए अत्यधिक धन हमें व्यय नहीं करना चाहिए। इसके बाद है बच्चों की देखभाल। परिवार में कितने छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों की देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकते और बच्चों की देखभाल के लिए हमें समय और धन दोनों ही चीज़ों की आवश्यकता होती है। अक्सर ऐसा होता है जो एकाकी परिवार होते हैं उसमें अगर माता पिता दोनों ही नौकरी करने जाते हैं तो उनके लिए परेशानी हो जाती है कि वो बच्चे की देखभाल कैसे कर पाएंगे, कैसे कर सकते हैं। किंतु अगर संयुक्त परिवार है तो उसमें बच्चे की देखभाल का समुचित प्रयास भी किया जाता है और वो पूरी हो भी जाती हैं। इसके बाद है परिवार के सदस्यों में प्रेम तथा सहयोगपूर्ण संबंध। अभी हमने पढ़ा, पहले भी हमने ये चीज़ पढ़ी है कि परिवार के सदस्यों में समन्वय और सौहार्दपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। तो वो तभी होता है जब हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति निर्धारित समय पर होती है, उचित प्रकार से होती है। तो जब हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति सही से होती है और परिवार आपस में बैठकर मनोरंजन करते हैं, एक दूसरे को समय देते हैं, तो उससे क्या होता है, परिवार के सदस्यों में प्रेम भी बना रहता है और सहयोग भी बना रहता है। अगर परिवार के सदस्यों में प्रेम है, सहयोग है, तो उससे क्या होता है, हमारे संबंध अच्छे रहते हैं और बच्चों का विकास और सभी का विकास परिवार में अच्छे से होता है। इसके बाद आपका लास्ट पॉइंट है नियमित पारिवारिक आय और बचत। अर्थात जो पारिवारिक आय है वो अगर नियमित रूप से, अगर परिवार में कुछ सदस्य भी ऐसे हैं जिनकी नियमित आय है, जो मासिक आय आती है, कुछ सदस्य हैं जो व्यापार करते हैं या कृषि करते हैं, तो परिवार में नियमित आय होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आय नियमित नहीं होगी तो क्या होता है कि आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी। आवश्यकताओं की पूर्ति ना होने से परिवार का जो माहौल है जो हमारा, वो ख़राब हो जाता है। तो नियमित पारिवारिक आय होनी चाहिए और जो हम बजट बनाएं उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कुछ न कुछ बचत ज़रूर कर पाएँ। क्योंकि अगर अचानक से कोई ऐसी विपत्ति आ जाती है या फिर सुरक्षा के लिए भी हमें कुछ न कुछ बचत करते रहने चाहिए। तो यहाँ पर आपका ये अर्थव्यवस्था जो है वो आपको पूर्ण रूप से समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि आपने अर्थव्यवस्था पढ़ा, उसकी जो मुख्य सिद्धांत आपने पढ़े, उनको प्रभावित करने वाले कारक आपने पढ़े, परिवार की और व्यक्ति की व्यक्तिगत आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं, उनको हम किस तरीके से अलग अलग श्रेणी में रखते हैं और परिवार की हमारी मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं। अब आवश्यकताओं को पढ़ने के बाद हम समझ सकते हैं कि आवश्यकताओं को प्राथमिकता हम किस तरीके से निर्धारित करते हैं। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसको अच्छे से पूरा पढ़ लेना और अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए।